शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग बनाएंगे 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 14 में क्या है और इससे रिलेटेड प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुल 3 सारणी दिए हुए हैं, 2 सारणी आपको सामने दिखाई दे रहा है और एक और सारणी जो है वह नेक्स्ट पेज पर है। तो पहले सारणी में क्या इन्फॉर्मेशन है पढ़ते हैं। पहले सारणी MBA कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, ये क्या है परसेंटेज को शो कर रहा है, जिन्होंने वित्त मार्केटिंग सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया है। पहली सारणी में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वित्त मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया है उसके प्रतिशत को, जैसे 22% वित्त के क्षेत्र में वर्ष 1992 में, 36% मार्केटिंग के क्षेत्र में 1992 में और 19% सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर 1993 की बात किया जाए तो वित्त के क्षेत्र में 17%, मार्केटिंग के क्षेत्र में 48% और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 23% लोगों ने, छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है। उसके बाद दूसरी सारणी जो है, दूसरी सारणी इन्हीं क्षेत्र मतलब वित्त मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर, इन क्षेत्र का मतलब यही हुआ। दूसरी सारणी में इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी को रुपया में दिखाया गया है। औसत मासिक सैलरी का मतलब हुआ कि वर्ष के 12 महीने में से यह जरूरी नहीं है कि 12 महीना में बराबर सैलरी मिलता होगा, लेकिन यदि 12 महीने के कुल सैलरी को जोड़ करके 12 से भाग दिया तो वर्ष 1992 में वित्त के क्षेत्र में स्टूडेंट को औसत मासिक सैलरी 5450 रुपया, मार्केटिंग के क्षेत्र में 5170 रुपया, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वर्ष 1992 में 5290 रुपया प्राप्त होता है। ये औसत मासिक सैलरी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए तीसरी सारणी को देख लेते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ आपको तीसरी सारणी दिखाया गया है और तीसरी सारणी के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। पहले सारणी में क्या है प्रतिशत को शो कर रहा है और ये तीसरी सारणी में कितने विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। जैसे 1992 में कुल 900 विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। यदि 93 की बात की जाए तो लगभग 650, लगभग क्या 650 ही कहा जाएगा, 650 विद्यार्थी सफल हुए हैं। यदि 94 की बात की जाए तो 1100 विद्यार्थी सफल हुए हैं। 95 की बात की जाए तो 1200 विद्यार्थी सफल हुए हैं। 96 की बात की जाए तो 1000 विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो इस प्रकार से तीसरी सारणी में दिए गए क्षेत्र में सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या को जो है प्रदर्शित करती है। तो यह तीनों सारणी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि आगे दिए गए प्रश्न को बारी बारी से समझ कर हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या है आइए इसको देखते हैं। 5 वर्षों 92 से लेकर के 96 तक में 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर आपको बताना है कि कितना था। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 5 वर्षों में वित्त और मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले करना क्या है कि देखिए 1992 में यदि बात की जाए तो कुल 900 छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है। वित्त और मार्केटिंग की बात पूछी गई है तो वित्त के क्षेत्र में 900 का 22% छात्रों ने 1992 में रोजगार प्राप्त किया और मार्केटिंग के क्षेत्र में 36% छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है। तो 900 का 22% निकालेंगे तो वित्त के क्षेत्र में 1992 में कितने स्टूडेंट्स ने रोजगार प्राप्त किया यह पता चल जाएगा। और यदि 900 का 36% निकालेंगे तो मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्ष 1992 में कितने छात्रों को रोजगार मिला यह पता चल जाएगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो 650 विद्यार्थी ने टोटल
सभी विषयों को मिलाकर के, सभी क्षेत्रों को मिलाकर के टोटल 650 विद्यार्थियों ने रोजगार प्राप्त किया है। इन 650 विद्यार्थियों में से वर्ष 1993 में 17% वित्त के क्षेत्र में और 48% मार्केटिंग के क्षेत्र में, और यदि सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दिया जाए तो 23% सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है। इसी प्रकार से आगे भी वर्ष 94, वर्ष 95, वर्ष 96 में हम लोग क्या करेंगे कि वित्त और मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे कि वित्त के क्षेत्र में कितना है, जोड़ लेंगे कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने छात्रों ने रोजगार प्राप्त किया है, और दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, दोनों का अंतर आपसे पूछा है कि अंतर कितना था, तो दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वह उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या मैंने कर रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने निकाला वित्त के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या जो है वर्ष 1992 में 900 का 22% निकाले तो हो गया 198 छात्र। वर्ष 1993 में कुल 650 विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिसमें से 17% क्या है, वित्त के क्षेत्र में है। तो 650 का जब 17% निकालेंगे तो हो जाएगा 110। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर 1994 में कुल 1100 विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिसमें से वित्त के क्षेत्र में 23% सफल हुए हैं। तो 1100 का 23% निकालने पर आपका आता है 253। फिर नेक्स्ट ईयर 1995 में 1200 कुल विद्यार्थी सफल होते हैं। 1200 में से वित्त के क्षेत्र में 19% सफल होता है। तो 1200 का जब आप 19% निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका 228। उसी प्रकार से नेक्स्ट 1996 ईस्वी में क्या होता है कि कुल 1100 विद्यार्थी सफल होते हैं, जिसमें से वित्त के क्षेत्र में 32% सफल होते हैं। सारणी 1 की मदद से ये प्रतिशत हम लोगों को दिया हुआ था, वहाँ से लिए हैं। तो 1000 का 32% जब आप निकालते हैं तो ये हो जाता है 320 छात्र। अब सबको क्या करेंगे कि इतने में से सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आ जाता है आपका 1109। यानी कि कुल वित्त के क्षेत्र में वर्ष 1992 से लेकर के 96 तक में 1109 विद्यार्थी क्या होता है कि रोजगार प्राप्त करता है। तो कुल विद्यार्थी तो यही है। और टेबल 1 से सारणी 1 से यदि देखेंगे तो मार्केटिंग के क्षेत्र में 1992 में 36%, तो 900 का 36% निकालेंगे तो हो जाएगा 324। इसी प्रकार से मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्ष 1993 में 650 में से 48% मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होता है, रोजगार प्राप्त करता है। तो 650 का 48% हो जाएगा आपको 312। फिर नेक्स्ट ईयर 1994 में कुल 1100 विद्यार्थियों में से 43% मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है। तो 1100 का 43% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 473। फिर 1995 में मार्केटिंग के क्षेत्र में 37% छात्र रोजगार प्राप्त करते हैं कुल 1200 में से। तो 1200 का 37% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 444। इसी प्रकार से 1996 में 32% छात्रों ने मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है कुल 1000 में से। तो 1000 का जब आप 32% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 320। अब टोटल विद्यार्थी यदि सबको जोड़ेंगे तो मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्ष 1992 से लेकर के 96 तक में 1873 विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करता है। तो पूछा कि वित्त के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों का अंतर कितना था। तो आप 1873 में से 1109 घटा के और देख लेंगे कि कितना था, 764। यहाँ पर उसी बात को लिखा हुआ है कि वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर जो है 1873 में से 1109 घटाएंगे तो 1764 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में आपको यह जवाब देना है। सारणी देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद समझ में आएगा। यदि सारणी 2 को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी सारणी इन क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी रुपये में दी हुई है।
यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि औसत मासिक सैलरी दी हुई है। यहाँ एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है यदि आप तेज हैं तो, और यदि आप तेज नहीं हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन भी मैं दूर करता हूँ, क्योंकि दोनों प्रकार के सभी प्रकार के विद्यार्थी देखते हैं, जिनको कम नॉलेज है वो भी और जिनको एडवांस नॉलेज है वो भी। तो कन्फ्यूजन को भी मैं दूर करूँगा, और साधारण विद्यार्थी आप समझिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सही है। तो औसत मासिक सैलरी दी हुई है, और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि औसत आय में प्रतिशत वृद्धि। यदि यहाँ पर प्रश्न रहता है आय में औसत प्रतिशत वृद्धि, तो उत्तर अलग प्रकार से बनता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पूछता कि आय में, ठीक है, औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि, तो इसका उत्तर अलग तरीके से दिया जाता। लेकिन यहाँ पर आय में औसत प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा है। पूछा क्या? औसत आय में कितनी वृद्धि है। औसत आय तो दिया हुआ ही है, ठीक ना, तो उसमें पूछा कि कितनी वृद्धि हुई है 92 से 96 तक में। लेकिन आय में औसत प्रतिशत वृद्धि पूछता तो अलग हो जाता। ठीक है, दोनों प्रकार के विद्यार्थी इस बात को बारीकी से समझें कि आय में औसत प्रतिशत वृद्धि यदि दिए, प्रश्न में दिया रहे, तो सभी वर्षों का आप प्रतिशत वृद्धि निकाल करके और सबको जोड़ करके जितनी संख्या है वृद्धि की उतना से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर औसत प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा है, औसत आय दिया हुआ है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 92 से ये औसत मासिक आय दिया हुआ है, सैलरी का मतलब है इनकम से ही, ठीक ना, औसत मासिक आय, सैलरी जो है वह आय का स्रोत है। तो 1992 में 5450 है, वित्त के क्षेत्र में आपसे पूछा है, और 1996 में कितना है 9810। तो यहाँ से यहाँ तक में प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है यह आपसे पूछा है, निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर मैंने बना कर रखा है, इसी को समझते हैं। वर्ष 1992 में औसत मासिक सैलरी कहिए कि औसत मासिक आय कहिए, दोनों दिया हुआ है, वित्त के क्षेत्र में दिया हुआ ये, तो ये आपका 5450 रुपया। और वर्ष 1996 में औसत मासिक आय कितना है, तो 9810 रुपया। आपको पूछा वित्त के क्षेत्र में जो आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है 92 से 96 में, वह कितना हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 9810 में से 5450 हमने घटाया, और जहां से वृद्धि होना शुरू होता है 5400 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 5800। तो वृद्धि जहां से प्रारंभ होता है उसको बट्टे में नीचे, तो बोलेंगे कि इतना वृद्धि हुआ, कुल कितना 5450 में से, यानी 4360 की वृद्धि हुई कुल 5450 में से, इसलिए 100 में कितना, 100 से गुना करके बोलते हैं 100 में कितना। जब आप इसको कटाते हैं तो ये आपका हल हो जाएगा 80%। तो ये हो गया कि औसत आय में प्रतिशत वृद्धि 80% की है। ठीक है, अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। हाँ, इसी बात को मैं प्रश्न आपको 2 में समझा रहा था। यहाँ पर कहा कि औसत वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष की वृद्धि निकाल करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में शुरुआती आय, इनकम आपसे पूछा है, और आय की चर्चा हमारे सारणी 2 में दिया हुआ है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर आपको ज्ञात करना है, और औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न 2 में जो मैं कह रहा था उसी बात पर अब आएंगे। पहले समझ लेते हैं यहाँ से सारणी से। यहाँ पर आय दिया हुआ है सारणी 2 में, और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूछा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है 5290 से वृद्धि होना शुरू हुआ, और 93 तक में कितनी वृद्धि होगी 6440 हो गया। तो जो भी डिफरेंस है वृद्धि बटे जहाँ से वृद्धि होना शुरू हुआ 5290 और गुना 100, ये हो गया 1993 में वृद्धि। उसी प्रकार से निकाल लेंगे 94 में वृद्धि, फिर उसी प्रकार से निकाल लेंगे 95 में वृद्धि, फिर उसी प्रकार से निकाल लेंगे 96 में वृद्धि। और इन चारों वर्षों के प्रतिशत वृद्धि को जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे, तो जो भी निकलेगा वह औसत वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। आइए मैंने बना कर रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर
तीसरा प्रश्न, सबसे पहले वर्ष 1993 में वार्षिक वृद्धि, तो 6440 में से 5290 घटा करके 5290 से भाग दिए। जहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ होता है उसको बट्टे में नीचे। तो वृद्धि कितनी हुई? 1150 की वृद्धि हुई कुल 5290 में से, इसलिए 100 में कितना? जब आप इसको कटाएंगे तो आएगा आपका 21.74%। फिर 1993 से 94 में जो वृद्धि हुआ कितना हुआ? तो 93 में था 6440, 94 में हो गया 7050, 7050। तो वृद्धि कितनी की हुई? 610 की वृद्धि हुई। कहाँ से? 6440 में से, इसलिए 100 में कितना? आप इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9.47%। पुनः 94 से 95 में, पुनः 1994 से 95 में देखा जाए तो 7050 में से, यानी 7050 से बढ़कर कहाँ हो गया? 7760 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? 710। कहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ हुआ? तो 7050 से, 7050 से। तो बोलेंगे 710 की वृद्धि हुई 7050 में से, इसलिए 100 में कितना? ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10.07%। उसके बाद 95 से 96 में वृद्धि हुआ कितना? 7760 से बढ़कर हो गया 8640 बटे में, जहाँ से वृद्धि होना शुरू होता है उसको बटे में। तो बोलेंगे 880 की वृद्धि हुई 7760 रुपया में से, इसलिए 100 में कितना? तो हो जाएगा आपका 11.34%। यदि औसत वृद्धि दर आपसे पूछे तब क्या करेंगे? चारों को जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे। यह यहाँ पर किया हुआ है, चारों प्रतिशत वृद्धि को जोड़ा गया और 4 से भाग दे दिया गया। जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 52.62 और बटे 4। जब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 13.15%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है कि वर्ष 1993 में प्रबंधन स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी? प्रबंध स्नातक का मतलब हुआ MBA था ना, तो मैनेजमेंट ऑफ BA को हम लोग बोलते हैं प्रबंध स्नातक। उसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ घबराना नहीं है कि प्रबंध स्नातक के बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो MBA, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रबंध स्नातक। ठीक है, तो यहाँ पर है कि प्रबंध स्नातक को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी? तो प्रबंध स्नातक को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं, देखिए मासिक औसत मासिक सैलरी दिया है, पूछा कि 93 में, ठीक है, 93 में। तो 93 में सभी को देखेंगे, वित्त, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर तीनों में, तो सबको जोड़ करके यदि आप 3 से भाग दे देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1993 में सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में औसत मासिक सैलरी। देखिए यही बात कहा था कि वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातक यानी सभी क्षेत्र की बात होगा, ठीक है, चाहे वित्त हो, चाहे मार्केटिंग हो या सॉफ्टवेयर हो, तीनों प्रबंध स्नातकों की बात हो गई। प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली औसत मासिक सैलरी क्या थी? तो हम लोग तीनों को जोड़ करके 93 वाले को और 300 भाग दे देंगे। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को, मैंने यहाँ बना रखा है। वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी जो है, तीनों को हमने जोड़ा, 6380, 6390 और 6440 बटे 3, सबको जोड़ करके हो जाता है 19210 बटे 3, और इसको कटाएंगे, भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6403.33 रुपया। ये क्या आया? रुपया आया। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए पांचवें और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहना है पांचवें और अंतिम प्रश्न का? पांचवा और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर और वित्त, इसमें फिर से क्या करेंगे, देख लेंगे कि इन्होंने कुल कितना आय अर्जित किया। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मासिक सैलरी दी हुई है, औसत मासिक यानी प्रत्येक महीने में इतनी सैलरी उठाता है। तो 94
1994 में देख लेते हैं कि कितनी मासिक सैलरी है। 1994 में देखा जाए तो वित्त और मार्केटिंग के क्षेत्र में 7,550 और 7,630 रुपया है। तो ये दोनों क्षेत्र का हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट 94 में है। 94 वर्ष 1994 में 1100 विद्यार्थी है। वित्त और मार्केटिंग देखना है तो वर्ष 1994 में यदि देखा जाए तो कुल 1100 में से 23% विद्यार्थी वित्त में था और 43% विद्यार्थी मार्केटिंग में था। तो हम लोग 1100 का 23% निकाल लेंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा। एक महीना में उठा रहा था 7,550, तो 12 महीने में कितना, तो इतना गुना 12, और जितना विद्यार्थी होगा उतना गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वित्त के क्षेत्र में कुल कितना आया। इसी प्रकार से मार्केटिंग के क्षेत्र में भी निकाल लेंगे और हमको पता चल जाएगा। दोनों का अंतर पूछा था, टोटल दोनों का निकाल करके अंतर कर लेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए इसको बना कर रखा है, वहाँ देखते हैं। आइए, वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल छात्र, तो 1100 का 23% है वित्त के क्षेत्र में छात्र, तो 1100 का 23% निकाले तो 253 छात्र हैं। किस क्षेत्र में? वित्त के क्षेत्र में। अब आप जानते हैं कि वित्त क्षेत्र में औसत मासिक आय कितना था वर्ष 1994 में, तो 7,550 रुपया। तो वर्ष का 12 गुना किए तो वर्ष का निकल गया, और उसके बाद कुल छात्र कितने थे? 253। तो 253 गुना 750 गुना 12 किए तो आपका हो गया 229,21,800 रुपये। ये हो गया आपका वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल छात्रों द्वारा औसत वार्षिक आय। ये हो गया आपका वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल छात्र का वार्षिक आय, जितने भी छात्र थे सबका मिला करके। उसी प्रकार से 1994 में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुल आय कितना, तो 1100 का 21% विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने सफल हुए थे? 1100। उसमें से 21% सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सफल हुआ था, तो 1100 का 21% निकालेंगे 231 छात्र सफल हुआ है। औसत मासिक आय जो था इसमें 7,050 था, मासिक था, तो वार्षिक पूछा है आपसे, तो वार्षिक का मतलब है 12 से गुना करेंगे, और टोटल विद्यार्थी कितना था? 231, तो 231 से गुना किए। इसको गुना करने पर टोटल हो गया 195,42,600 रुपया। पूछा दोनों का डिफरेंस कितना, तो अभिष्ट अंतर बराबर कहेंगे 229,21,800 माइनस 195,42,600। जब इस प्रकार से दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33,79,200 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रश्न संख्या 14 को हल कर लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझे होंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।